डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाई और बहनों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है जहां बीते कई वर्षों से खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत हमेशा की तरह होगी विज्ञान और किसान से। उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। और आज विशेष तौर से हम बजट 2021 के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का तीसरा बजट पेश कर दिया। इस बार के बजट में भी कृषि के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। जी हां, इस बार भी खेती किसानी फोकस में रहा और कई तरह की सौगातें इस बजट में खेती किसानी और किसानों के लिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कृषि के क्षेत्र को गति देने के लिए विशेष तौर पर योजनाएं भी लाई गई हैं। आइए जानते हैं कि क्या विशेष रहा बजट 2021 में और विशेषज्ञों की क्या राय है और किसानों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। MSME क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट बजट 2021 पर, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या खास है हमारे किसानों के लिए इस बजट में। विशेषज्ञों की राय भी जानी और साथ ही हमने जाना कि क्या कहना है किसानों का। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको अलग अलग फसलों के बारे में विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित जानकारियां देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या खास है आज के कृषि कैलेंडर में। भिंडी की अगैती किस्म की बुआई फरवरी से मार्च के बीच किसान भाई कर सकते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई कतारों में करनी चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है।
खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डाल लेते हैं कृषि स्टार्टअप पर। सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती है और इस बात को साबित कर दिखाया है 105 वर्ष की महिला किसान पप्पा मल ने, जो कि बहुत छोटी उम्र से खेती किसानी से जुड़ गई थी और शुरुआत से ही जैविक खेती की तरफ उनकी रुचि रही है। उन्होंने अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें जैविक खेती की तरफ प्रेरित किया। उनके इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2021 के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजने का फैसला किया है। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। पप्पम्मल 105 वर्षीय तमिलनाडु की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान हैं। पप्पम्मल अपने उम्र की अपने क्षेत्र की एकमात्र अकेली किसान हैं जो कि जैविक खेती करती हैं। पप्पम्मल कृषि के क्षेत्र की अग्रणी मानी जाती हैं। उनके पास 2.5 एकड़ खेत है जिसमें वे प्रतिदिन खेती करती हैं। साथ ही ये तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं। पप्पम्मल जैविक खेती के प्रति बेहद जागरूक हैं। साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इनकी जैविक खेती के प्रति रुझान और जैविक खेती को बढ़ावा देने में किए गए सफल प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था। विरासत में उन्हें एक दुकान मिली जिससे शुरुआत में इन्होंने व्यवसाय किया। उससे जो भी मुनाफा हुआ उससे उन्होंने गांव में लगभग 10 एकड़ जमीन खरीदी और तभी से खेती करना शुरू कर दिया। पप्पम्मल इस खेत में बाजरा, दलहन और सब्जियों की खेती करती थी। जैविक खेती में पप्पम्मल शुरुआत से ही गहरी रुचि रखती थी। साथ ही जैविक खेती के विकास के लिए कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में बड़ी उत्सुकता के साथ शामिल होती थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रही थी। 1959 में पप्पम्मल थेकमपट्टी पंचायत की पार्षद चुनी गई। पप्पम्मल का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की जा सकती है। इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को भी जैविक खेती में बढ़ चढ़ कर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 105 वर्षीय पप्पम्मल जैसी सफल महिला किसान खेती से जुड़े सभी प्रगतिशील किसानों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। तो अभी आपने 105 वर्षीय पप्पम्मल की सफलता की कहानी देखी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं विशेषज्ञ के जवाब की और हमारे किसानों के सवालों की। जी हाँ, हम आपके सवाल विशेषज्ञ के सामने रखते हैं ताकि उनके सटीक जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए जानते हैं किस सवाल का जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। प्रश्न लेते हैं। बिहार से प्रभुसा जी पूछ रहे हैं कि मक्के की जो सर फसल है उनकी वो पीला रंग पड़ रहा है, उसको बचाव कैसे करें? पौधों का पीलापन है, उसके बारे में किसानों के जो भी हमारे प्रश्न आते हैं, हम देखते हैं कि ज़्यादातर फसलों में यही पूछते हैं हमारे किसान मित्र कि हमारी फसल पीली पड़ गई है, उसका क्या करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा निगरानी करनी होगी, ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि पीलापन का कारण क्या है। तो वो बड़ा ही आसान सा तरीका है। उसके लिए आप खेत में जाएँ, निगरानी करें। यदि निचली पत्तियां पीली दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि जो नाइट्रोजन तत्व है उसकी कमी है। उसके अलावा अन्य पोषक तत्व हैं, उनकी कमी से भी पीलापन नज़र आता है। जैसे कि ऊपरी पत्तियां हैं, उसमें कई बार पीलापन नाइट्रोजन की बजाय न होकर जो आयरन तत्व है, तो ऊपरी पत्तियों पर अगर पीलापन है तो आयरन की कमी है, यानी कि लौह तत्व की कमी है। निचली पत्तियों पर नाइट्रोजन की कमी है। बीचली पत्तियां
यदि कत्थई रंग की हो जाती है और जो बड है मक्का की वो सफ़ेद रंग की हो जाती है तो समझना चाहिए कि जिंक तत्व की कमी है। तो जो भी जिस वजह से आपके समस्या आ रही है उस पोषक तत्व की आप मिट्टी में पूर्ति करें या खड़ी फसल में छिड़काव करें तो उसका निदान बड़ा आसानी से हो सकता है। कई बार पीलापन आता है, कोई कीट लग जाता है, तो आप ये भी देखें कि मक्का की गोब में आपके कीट तो नहीं लगा हुआ है, या आपकी जड़ों में कोई कीट जैसे कि दीमक की समस्या आती है। अमूमन जहाँ पर थोड़ी मृदा में नमी की कमी होती है वहाँ पर दीमक की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। तो यदि दीमक की या और कोई कीट की समस्या आती है तो कीटनाशी का प्रयोग करके और आप वो जो फसल है उसके पीलेपन को मिटा सकते हैं। परंतु ये आप ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि हमारी जो समस्या है वो किस वजह से है, और मिट्टी की जांच अपनी ज़रूर करा के रखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि पोषक तत्व हम संतुलित मात्रा में दे पाते हैं। बहुत अधिक भी पोषक तत्व फसल को नुकसान करते हैं और हमारी लागत भी बढ़ाते हैं, और कम पोषक तत्व देने से फसल की जो पैदावार होती है उसमें विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी की जांच कराएं, सैंपल लें, और नमूना लेने के लिए ध्यान रखें कि जो शुरुआती जो 15 सेंटीमीटर है वहाँ तक की मिट्टी का वी आकार का गड्ढा खोदकर और उसमें से नमूना लें और फिर जांच कराएं एक प्रयोगशाला में, या जो राज्य का आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है उनसे, और सुनिश्चित कर लें कि आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं रहे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहें कृषि दर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन, और अब नजर फार्मिंग इंडिया पर। इस भाग में आज हम बात करेंगे खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीक और वैज्ञानिक विधियों के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान लाभ ले सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे किसान सरसों में होने वाले सफ़ेद रोली रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करते हैं सरसों में पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। आप हम सब जानते हैं कि जो सरसों की नई नई उन्नत किस्में आ रही हैं उनसे पैदावार को बढ़ावा दिया जा सकता है, या पैदावार अधिक देने वाली उन्नत किस्में हैं वो पैदावार को बढ़ाती है। लेकिन साथ ही याद रखने की जो बात है वो ये है कि जो विभिन्न कृषि क्रियाएँ हैं उनको अगर हम समय पर करते हैं तो उसका पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सरसों में कीट और बीमारियों से जो नुकसान होता है वो लगभग 20% के है। अगर हम 20% भी पैदावार को बढ़ाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकती है। इन सब के लिए हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि सरसों की समय पर बुआई करें। तो समय पर बुआई करने का कितना बड़ा फ़ायदा है वो आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि सरसों में पैदावार जो आप 25 क्विंटल लेते हैं, हो सकता है कि आपको समय पर बुआई करने से 27 क्विंटल मिल जाए, 28 क्विंटल मिल जाए, 30 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से सरसों की उन्नत किस्मों का योगदान पैदावार को बढ़ाने में, उसी तरह से आपके जो कृषि क्रियाएँ हैं समय पर अगर आप उनको करते हैं तो उससे भी आपको पैदावार में अधिक फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये सरसों की फसल है तो ये आपको 8 अक्टूबर की बुआई है।
हम आपको बताते हैं कि समय पर सरसों की बुआई करें। सबसे उपयुक्त समय जो सरसों की बुआई का है वो है पहला पखवाड़ा अक्टूबर का। इसमें हम देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, न सफ़ेद रोली है, न काला धब्बा है, न तना गलन रोग है। और आप देख सकते हैं कि पैदावार अच्छे से पकने को आ गई है और बीमारियों से ये बच गई है। क्योंकि जो हम समय समय पर बताते हैं कि जो दिसंबर का आखिरी पखवाड़ा और जो जनवरी का पहला पखवाड़ा है वो बीमारियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उस समय जो वातावरण है वो फफूंद जो पैदा होते हैं उनके लिए अनुकूल होता है। और वो फफूंद पैदा होने की जो स्टेज है क्रॉप की, उस स्टेज पर अगर बीमारियां आ जाएंगी तो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये 22 अक्टूबर की सोइंग है। मतलब आप जो ही देर करते जाओगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें सफ़ेद रोली हल्का आया है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ है। और न ही ऊपर कोई स्टैग हेड जो बन जाता है सरसों के इनके फूल की जगह इन्फ्लोरेसेंस पे, वो नहीं बना है, तो उससे फलियां नहीं बनती है। तो सीधा सीधा इस बीमारी से जो सफ़ेद रोली रोग है इससे 47% तक नुकसान होता है। आप इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगा कि वो बीज उपचार करके भी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको देर से बुआई करनी है तो हमने बताया था कि मेटालेक्सिल से 6 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करके बोने से भी ये बीमारी कम आती है। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सिर्फ समय पर बुआई करने की, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो नया आपका कवकनाशी या कीटनाशी नियंत्रण 2020 अधिनियम आ रहा है, उसमें आपके जो मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, जो मुख्य रूप से सरसों की फसल पे काम आने वाले कवकनाशी है, वो बैन लिस्ट में चले गए हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जो आवश्यकता है वो है समय पर सभी कृषि क्रियाएँ करने की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, कैसे कृषि के क्षेत्र को गति दे सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। इसी के साथ ही अब नजर डाल लेते हैं कृषि जगत में होने वाली हलचलों पर। फसल विज्ञान में हम लोग चारा के ऊपर भी काम करते हैं और आपको पता है कि चारा कितना इम्पोर्टेंट है और एक सदस्य ने उसका पॉइंट भी रेज़ किया है। और हमारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है जिसमें चारा अनुसंधान के ऊपर काम होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दलहन में हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल बताया डीजी साहब ने कि दलहन में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इसी तरह हम तिलहन में भी अब उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और उसके लिए नई वैरायटीज़ और नई किस्मों का
जो आज़ाद की गई है जिनको किसानों को दिया जाएगा। एक स्पेशल प्रोग्राम इसमें ऑयल सीड मिशन जिसको हम बोलते हैं तिलहन के लिए किया जा रहा है, और उसमें तिलहन की फसलें जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी फूल हो गया, मूंगफली हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, ये मेन इसकी तिलहन की फसलें हैं, इनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा भविष्य में, और उसको हम लोग देखेंगे कि नई नई किस्में इसमें निकाली जाए और उसको किसानों को दी जाए। और अब बात करते हैं मोबाइल ऐप्स के बारे में। जी हाँ, इस भाग में हम आपको अलग अलग मोबाइल ऐप्स के बारे में बताते हैं ताकि हमारे किसान इन कृषि ऐप्स को डाउनलोड करके तमाम जानकारियों को हासिल कर सकें। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग की एक अनूठी पहल है। यह ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीकों के साथ साथ सफलता की कहानियाँ भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और अब जान लेते हैं अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। शुक्रवार को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बरसेंगे बादल। हरियाणा और दिल्ली में शुक्रवार को कहीं कहीं बारिश की संभावना। शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना। शनिवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। शनिवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बरसात के आसार। हमारे किसान अपनी उपज का सही भाव ले सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मंडी के भाव पर वो नजर रखें। तो आइए देखते हैं क्या है अलग अलग जिन्सों के मंडी भाव। गुजरात की मंडियों में बाजरा का भाव। जंबूसर मंडी में बाजरा का भाव 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजकोट मंडी में भाव 1305 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कोटा मंडी में भाव 1250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जयपुर मंडी में भाव 1209 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लालसोट मंडी में 1188 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हाथरस मंडी में बाजरा का भाव 1280 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कासगंज मंडी में भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर, जिसमें हम आपको कृषि संबंधी ट्वीट्स दिखाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के ट्वीट पर। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है, हमें आपके पत्र और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।